हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। चलिए आज से हम जो 71st बीपीएससी जो है 71st बीपीएससी का जो मेंस है उसके जो मेंस के जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से हम लोग अगर क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे डील करना है, फ्रेमवर्क कैसे रहेगा, इंट्रो कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन क्या रखेंगे या बॉडी में क्या डालना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है हमारा जीएस सेकंड का जो थर्ड पोर्शन है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और इस साल ये क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे लगभग 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 71st बीपीएससी में आने के चांसेस है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, हाँ, लेकिन जो लिखने का तरीका रहेगा, जो फ्रेमवर्क रहेगा, जो स्ट्रक्चर रहेगा, तो इस तरीके से हम फॉलो अप कर सकते हैं। और अभी जैसे बिहार के अंदर जो है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बनने की बात चल रही है, फिर अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी सब पे भी फोकस किया जा रहा है, तो एनर्जी सेक्टर इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी में देखा भी है कि हर 1-2 साल छोड़ के क्वेश्चन आते हैं एनर्जी सेक्टर से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम in India, describe in detail three-stage power program and discuss the main point regarding the need for nuclear power generation in India। तो मेनली है कि जो इंडिया ने जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये क्या है, इसके बारे में हमें बताना है कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है, उसके बारे में बताना है। फिर हमें नीड क्यों पड़ रही है, अभी जो एनर्जी है इसकी नीड क्यों पड़ रही है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन की। ये 2 डिमांड है, तो पहले तो 3 स्टेज, फिर नीड क्या है और नीड क्यों है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है, जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है, जैसे हमारे जो नेशन डेवलप करते हैं, तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने से हम क्या करते हैं कि जो पावर कंजप्शन बढ़ जाता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का यूज़र हो गया, हम एसी में अडोप्ट कर जाते हैं इन सारी चीज़ों को। तो यानी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे किसी भी डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी एक कहिएगा कोर स्ट्रक्चर है या कोर क्राइटेरिया रहता है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए। और अभी जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो सिक्योरिटी कंसर्न आए हैं कि जो हॉर्मुज के अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ पे जो ब्लॉकेट किया गया है, उसकी वजह से एनर्जी को लेके, क्योंकि हम जो लगभग वर्ल्ड का जो 20-90% जो एनर्जी है वहीं से आता है, इंडिया का भी लगभग 20% एनर्जी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होके ही आता है। तो एनर्जी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्या क्या कहना है। तो पहला हमारा पार्ट रहेगा इंट्रो। तो इंट्रो के अंदर क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, क्यों लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग इंट्रो लिख रहे हैं। तो इंडिया लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, द 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इन 1954, एम एट अचीविंग लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस using globally available nuclear energy technology and utilizing India thorium reserve and establishing a global leader in nuclear energy। तो देखिए इसमें क्या है कि एक कंक्लूजन हमने क्या इंट्रोडक्शन जो दिया है, कैसे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो ये 3 स्टेज प्रोग्राम जो है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी उनके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। फिर ये किस लिए है, तो हमें यानी कि हमें न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना है, क्योंकि उस समय जो 1954 में जो दिया गया, तो उस समय इंडिया इस स्टेशन में नहीं था कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा था कि अवेलेबल न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी, जो ग्लोबली अवेलेबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसी का यूटिलाइज करेंगे हम अपनी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। और साथ साथ में हमारे पास जो थोरियम का रिजर्व है, जो आगे मैं बताऊंगा अभी कि 25% के आसपास हमारा जो है टोटल जो थोरियम का रिजर्व है, तो उसका यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो ये इंट्रो हो गया हमारा। फिर देखते हैं अब उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि 3 स्टेज प्रोग्राम क्या है। तो उस 3 स्टेज प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। द प्रोग्राम बेस्ड ऑन ए क्लोज फ्यूल साइकिल, तो 3 स्टेज प्रोग्राम जो है न्यूक्लियर एनर्जी का वो क्लोज फ्यूल साइकिल का बेस है, वेयर द स्पेंट फ्यूल ऑफ द स्टेज 1 इज रिपर्सेस टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर द अदर, यानी कि एक का अगर हम फ्यूल का यूज़ करते हैं उससे जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो दूसरे स्टेज के लिए एज ए फ्यूल का वर्क करता है। फिर दूसरे स्टेज का जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट है उसके साथ साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो हमारे थर्ड स्टेज के लिए होता है। मेनली जो थर्ड स्टेज प्रोग्राम है इसमें हमें ये देखना है कि हम जो हमारे पास जो
थोरियम है, थोरियम और यूरेनियम को मिक्स करके हम कैसे एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इसी के बेस है। और थर्ड स्टेज जो डेवलपमेंट अगर हो जाते हैं इंडिया के अंदर या किसी कंट्री तो हम डायरेक्टली जो है थोरियम का यूज कर पाएंगे और हम अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस जो है डिपेंडेंसी है वो दूसरे कंट्री पे, उससे हम निजात पाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर आप चाहते हैं तो बना दीजिए, नेट पे भी अवेलेबल है। और इससे भी अच्छा है अगर आपके पास अवेलेबल स्ट्रक्चर हो तो बता सकते हैं। जैसे पहले हम काम क्या होगा कि जो नेचुरल यूरेनियम है उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, स्टेज फर्स्ट में यूज़ करेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, जैसे एक तो डिप्लोटेड यूरेनियम होगा और प्लूटोनियम जो बनेगा उसका यूज़ हम करेंगे स्टेज सेकंड में। स्टेज सेकंड जो होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और यहाँ से जो यूरेनियम आएगा और प्लूटोनियम उसको हम यहाँ पे एक थोरियम का भी यूज़ करेंगे, हम लोग थोरियम का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो थर्ड स्टेज पे, क्योंकि सेकंड स्टेज तक हम अभी नहीं, अभी फर्स्ट स्टेज पे ही हम काम कर रहे हैं, जो हमारा अभी लगभग 25 जो हमारे लगभग 25 रिएक्टर जो है अभी वर्क कर रहा है। ठीक है, लगभग 7 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें से 25 रिएक्टर हमारे वर्क कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये डायग्राम भी ऐसे करके दिखा सकते हैं, अगर आप और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज क्या है। फर्स्ट स्टेज जो हमारा जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है इसके ऊपर बेस है। इसमें हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इन दिस स्टेज नेचुरल यूरेनियम इज यूज एज ए फ्यूल एंड टू प्रोड्यूस और generate energy with the help of pressurized heavy water generate electricity while converting uranium 238 into plutonium 239 as a बाई प्रोडक्ट। तो ये बाई प्रोडक्ट, और इस बाई प्रोडक्ट को हम सेकंड जो स्टेज होगा वहाँ पे यूज़ करेंगे। वहाँ पर यूज़ होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर क्या होता है। तो फिजिक्स का एक चैप्टर है, वहाँ पे अगर देख लीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, तो वहाँ से आप अगर इसके बारे में जानेंगे तो और अच्छे से बेटर लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज़ करके हम मिक्स ऑक्साइड बनाएंगे जो कि फ्यूल ऑफ प्लूटोनियम, जो मिक्स ऑक्साइड फ्यूल ऑफ प्लूटोनियम का यूज़ करेंगे एंड यूरेनियम 238। फर्स्ट सेकेंड स्टेज में किसका, प्लूटोनियम और यूरेनियम 238 का यूज़ करेंगे। दिस रिएक्टर आर यूनिक बिकॉज, ये यूनिक क्यों है, क्योंकि ये ब्रीडर का यूज़ करते हैं जो मोर फिजाइल मटेरियल है, कि और भी ज़्यादा जो पावर रखता है और पावर को प्रोड्यूस कर सकता है। एंड दे कंज्यूम इवेंचुअली कन्वर्टिंग थोरियम इंटू यूरेनियम 235। यहीं से जो फ्रजाइल मटेरियल होता है ये जो यूज़ करेगा, जो हमारे पास जो थोरियम अवेलेबल है उसको यूरेनियम 233 जो यूज होता है आपका जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए, तो उसके अंदर चेंज करेगा। थर्ड स्टेज होता है जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर, जहाँ पे हम थोरियम का यूज़ करेंगे एज ए रिएक्टर। यहाँ पे होगा दिस स्टेज सेंटर एडवांस हैविंग वाटर रिएक्टर। तो यहाँ पर जो रिएक्टर जो होगा एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर का यूज़ किया जाएगा। दैट विल बी यूटिलाइज इंडिया अबेंडेंट थोरियम जो है इंटीग्रेटेड विद यूरेनियम 230, जो हमारा थोरियम है और यूरेनियम 230 का इंटीग्रेट करके उसका यूज़ करेंगे, तो प्रोवाइड ए सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई, के जो सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म पावर सप्लाई दे सके इसके लिए। अब इसको एक तरीके से हमने जो ऊपर की 3 स्टेज की बात की है उसके बारे में थोड़ा सा सैंड कर देना है। जैसे कि दिस क्लोज फ्यूल साइकिल इंश्योर दैट द स्पेंट ऑफ फुल फॉर्म ऑफ वन स्टेज बिकम द फीड स्टॉक फॉर द नेक्स्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब वही है कि एक स्टेज का काम दूसरे प्रोडक्ट में अगर यूज़ करते हैं तो उसको मैक्सिमाइज करते हैं। हो सके तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं और इसे और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब है कि नीड, क्वेश्चन 2 में था कि फास्ट जो 3 प्रोग्राम है वो क्या है, उसके बारे में हमने बता दिया कि 3 स्टेज क्या है कैसे है। उसके बाद अब इसकी नीड क्यों है, इंडिया को नीड किस लिए है इस चीज़ की, तब उसके बारे में जानते हैं। टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड्स, जो डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी पूरा करने के लिए इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू रीच, जो अभी जो जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 800 मेगावाट एनर्जी की डिमांड की नीड होगी 2030 तक, और ये ट्रिपल हो जाएगा 2050 तक। तो इसी को पूरा करने के लिए हमें अल्टरनेटिव सोर्स की एनर्जी की यूज़ होगा, जिसमें जो न्यूक्लियर पावर है क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। विद द एनर्जी डिमांड रैपिडली इंक्रीजिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, urbanization, large data center, artificial intelligence will be continue to drive energy demand. It is also necessary for the fulfill the India flowing aspects। जी ये जो है किस लिए, क्योंकि जैसे हम
डेवलप हो रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। एआई में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ है। जैसे हम अगर कोई प्रॉम्प्ट अगर पूछते हैं कि बताओ गूगल आज की ताज़ा न्यूज़ क्या है, तो इतने बोलने पे ही उसे जो सिस्टम होता है एआई का, उसे कूल करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, कूलिंग करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें जो एयर कंडीशनर है, इन सारी चीज़ का यूज़ है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पावर चाहिए। और पावर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है। फिर हम जो अर्बनाइजेशन, जैसे जैसे हम जानते हैं कि जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे जो पावर की सप्लाई है, एनर्जी डिमांड है, बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी एक हम यहाँ पे क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। तो और इसके क्या क्या है, तो जैसे जीरो एमिशन टारगेट, इंडिया का जो टारगेट है कि 2070 तक हमें जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करना है, तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी एक एज ए ग्रीन फ्यूल की तरह काम करेगा। इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड टू अचीव द गोल ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2017 एज अनाउंस इन COP 26 में हमने अनाउंस किया था। इन दिस कंटेक्स्ट इट एम टू इंक्रीज फॉसल फ्यूल फ्री एनर्जी प्रोडक्शन। जो फॉसल फ्यूल जो होता है, फॉसल फ्यूल मतलब जैसे कोल हो गया, जो कोल हो गया, जो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, इन सारी चीज़ों से जो हम एनर्जी करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, LNG हो गया, CNG हो गया, पेट्रोल प्रोडक्ट होगा, तो ये कन्वेंशनल सोर्स है, तो उसे फोसाइल फ्यूल कहा जाता है। तो 500 गीगावाट एनर्जी कहते हैं। विद द न्यूक्लियर एनर्जी प्लेइंग ए की रोल, वर्क अंडर वे है। और यहीं पे जो हम एक पंच अमृत जो गोल दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसमें कहा गया था कि हम जो अपना 50% जो एनर्जी की नीड है वो रिन्यूएबल सोर्स से प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हमारा कार्बन एमिशन का जो टारगेट है कि 1 बिलियन टन जो कार्बन को कंज्यूम करना है, उसका कार्बन सिंक बनाना है, उसको अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। तो और ये टारगेट आई थिंक अप्रूव लगभग पूरा हो चुका है। लगभग इंडिया, देखिए एक रिपोर्ट आई थी 2025 में ही कि लगभग 237 जो गीगाहर्ट जो एनर्जी है हम अभी इससे कर रहे हैं। कि जो टारगेट था हमारा कि जो 50% हमारा जो टोटल एनर्जी डिमांड है उसमें से 50% रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, तो वो डिमांड हमने अभी अचीव कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। टू अचीव द जो एक होता है NDC, INDC है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट जो है INDC टारगेट, उसमें करना है कि हम अपनी जो एनर्जी की डिमांड है वो 2005 लेवल तक के जाना है। जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है, उसके टारगेट को फुलफिल करने के लिए भी ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट अंडर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट फोकस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी, इंक्रीजिंग द नॉन फॉसल फ्यूल एनर्जी एंड क्रिएटिंग ए कार्बन सिंक। तो इन सारी चीज़ों को हेल्प करने में भी न्यूक्लियर एनर्जी एक क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। दिस इंक्लूड रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल से हम इसको करेंगे। अचीविंग द 55% नॉन फ्यूसल पावर कैपेसिटी बाय 2030 तक एंड एडिंग 2 to 3 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ऑफ कार्बन सिंक थ्रू द फॉरेस्ट एक्सपेंशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट एक्सपेंशन वगैरह भी करेंगे, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल थोरियम। क्या है, क्यों कि हमारे पास इंडिया जो देखिएगा तो इंडिया इज द एस्टिमेटेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द वर्ल्ड थोरियम रिजर्व फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मोनाजाइट सैंड। थोरियम इज प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द phase third of the nuclear power program, which is positive indicator of a nuclear power generation in India, which could be provide to be a promising energy source। उसके बाद ये हो गया, उसका लिमिट, और ये तो हो गया चलिए कि हमें थोरियम की अवेलेबिलिटी है। और ये मोनाजाइट साइंड कहाँ पाया जाता है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर है जो इनहेरेंट लिमिटेशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी लिमिटेशन है जो रिन्यूएबल एनर्जी की लोकेशन बेस होता है। वेदर अगर सोलर लाइट की अगर हम बात करें तो दिन में ले सकते हैं, दिन में होगा, बट जो नाइट में सोलर की एबिलिटी नहीं है तो सोलर लाइट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें। विंड है, विंड के लिए हमें जैसे कहा गया कि 8 किलोमीटर पर आवर, विंड की अगर बात करें विंड पावर की, तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई विंड बहेगा तभी जाके टरबाइन जो होगा चलेगा, उससे एनर्जी प्रोडक्शन हो। तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि हम कम अमाउंट में बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस है एंड कंसेंट एज वेल एज चैलेंजिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग
ऑफ द ट्रेडिशनल, जो मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसको स्टोरेज की फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, उसको लिए कर रहे हैं। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी एक अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में आया है। ठीक है, आप कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं? इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द 3 स्टेज प्रोग्राम इज नॉट जस्ट ए साइंटिफिक रोड मैप बट strategic necessity to ensure sustainable and self-reliant energy for future India and achieve the target of the developed nation by 2000। के एनर्जी एक किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो ये रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँ आगे भी 1-2 क्वेश्चन को ऐसे डिस्कस करूँगा। अगर फर्दर आपको किसी चीज़ की नीड है या ज़रूरत है या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।